हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकी प्लस क्लासेस पर। आज हम करेंगे गुप्त वंश को। इससे पहले भी हमने कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आज हम करेंगे गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का समय 240 से 550 ईस्वी तक का गुप्त वंश का समय था। और मौर्य वंश के पश्चात नष्ट हुई एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। किसको जाता है? गुप्त वंश को जाता है। एक्चुअली मौर्य वंश के बाद कुषाण आए, सातवाहन आए थे, शक आए थे, लेकिन वो भारत में एकता स्थापित नहीं कर पाए थे। एकता स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है। किसको जाता है? गुप्त वंश को जाता है। तो गुप्त साम्राज्य की नींव 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। और श्रीगुप्त उस समय स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये कुषाणों के अधीन सामंत थे। कौन थे ये? कुषाणों के अधीन सामंत थे। और श्रीगुप्त के बाद इनके पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठे थे। कौन गद्दी पर बैठे? घटोत्कच गद्दी पर बैठे थे। और इनका शासनकाल 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। ठीक है, इनका राज्य लगभग मगध के आसपास तक ही फैला हुआ था, ज़्यादा विस्तृत इनका राज्य नहीं था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद इनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब गद्दी पर बैठा था? चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंशावली का पहला स्वतंत्र शासक था। कैसा शासक था? स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आपको ये याद रखना है। ये ऐसा कौन सा पहला गुप्त शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? आप इसका जवाब देंगे चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा पहला गुप्त शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों, अच्छे व्यवहार, संधि तथा दूसरे देशों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सब तकनीकी अपनाई थी, ये सब तरीके अपनाए थे। संबंध विवाह करके अच्छे व्यवहार, संधि की थी और दूसरे देशों को पराजित भी किया था युद्ध करके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कुछ चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य के विस्तार के लिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? कुमार देवी से विवाह किया था। और जब इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे इन्हें लिच्छवी राज्य प्राप्त हो गया, वैशाली प्राप्त हो गया और मगध राज्य प्राप्त हो गया था। कौन सा राज्य प्राप्त हो गया था? मगध भी इन्हें प्राप्त हो गया था। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने असली सोने के सिक्के दिनार को जारी किए थे। क्या जारी किए थे? दिनार को जारी किया था। तो ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने असली सोने के सिक्के क्या जारी किए थे? असली उनके काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त के चलाए गए सिक्कों में चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित थे। क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त के चलाए गए सिक्कों में किन किन के चित्र अंकित थे, तो आप इसका जवाब देंगे चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी के चित्र अंकित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बने थे। यानी कि समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 335 ईस्वी में बैठे थे। कब बैठे थे ये 335 ईस्वी में बैठे थे। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठे। और समुद्रगुप्त के शासनकाल को राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। कैसा काल माना जाता है? उत्कर्ष का काल माना जाता है। यानी कि यहीं से गुप्त साम्राज्य का उत्थान होना शुरू हो गया था। यहाँ से गुप्त साम्राज्य का उत्थान होना शुरू हो गया था। और इनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हर्षेण थे। कौन थे? हर्षेण थे। क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षेण किसके काल में थे, किसके किसके शासन काल में हर्षेण मंत्री थे, तो आप इसका जवाब देंगे समुद्रगुप्त के में। ठीक है, समुद्रगुप्त के में। आगे चलते हैं। तो हर्षेण के द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति। किसके द्वारा रचित है? हर्षेण के द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। इसमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी दी गई है। अर्थात समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसमें प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, और प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है,
आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते थे? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी माता लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिसकी वजह से इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। और इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहे जाने पर इनको गर्व महसूस होता था। क्या महसूस होता था? गर्व महसूस करते थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, समुद्रगुप्त ने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया, जिसकी वजह से विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये और कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन थे। मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के लिए एक धर्म प्रचारक को भेजा था समुद्रगुप्त के दरबार में। कहाँ भेजा था? समुद्रगुप्त के दरबार में। किसने भेजा था? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि किसने भेजा था, तो आप इसका जवाब देंगे मेघवर्मन ने भेजा था, जो कि श्रीलंका का शासक था। जो कि कहाँ का शासक था? श्रीलंका का शासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो पहला कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो दूसरा कौन सा शासक था? दूसरा शासक था समुद्रगुप्त। दूसरा कौन सा शासक था? दूसरा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? पराक्रमांक भी कहा जाता है। तो देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र भी अंकित है, जिसके कारण समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। जिसके कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। किसे अपना मंत्री नियुक्त किया था? वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। तो ये कौन थे? ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म का भी सम्मान किया करते थे। तो समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म का भी सम्मान किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश कहा गया है। क्या कहा गया? चंद्र प्रकाश कहा गया समुद्रगुप्त को काव्य अलंकार सूत्र में। किस में कहा गया? काव्य अलंकार सूत्र में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया कि समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश किस में कहा गया? काव्य अलंकार सूत्र में कहा गया है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने उदार, दानशील, असहायों तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया था। क्या दिया था? इन्होंने इनको अपना आश्रय दिया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों पर अश्वमेघ के घोड़े अंकित थे। किसके घोड़े अंकित थे? अश्वमेघ के घोड़े अंकित थे। अश्वमेघ के घोड़े क्यों अंकित थे? क्योंकि कहा जाता कि जब समुद्रगुप्त युद्ध को जीतकर आया करते थे तो फिर अश्वमेघ यज्ञ कराया करते थे, जिसकी वजह से ये अपने सोने के सिक्कों पर अश्वमेघ के घोड़े इन्होंने अंकित करवाए हैं। ठीक है, और 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त की हत्या हो गई, यानी मृत्यु हो गई थी। 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे? चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे और इनका समय 380 से 412 ईस्वी तक का था। इनका समय कब से कब तक का था? 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक का था इनका समय। इन्होंने 400 वर्षों से शासन कर रहे मालवा व गुजरात से शकों को हराया था और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। किसको? उज्जैन को। तो पहली राजधानी क्या थी? पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी क्या बन गई थी? दूसरी राजधानी उज्जैन बन गई थी। शकों को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जभी से इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और 58 ईसा पूर्व में शुरू होने वाले विक्रम संवत की परंपरागत शुरुआत करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। परंपरागत रूप से शुरुआत करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। इन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। कब? शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी और तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने, तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। चांदी के सिक्के जारी करने का
जारी करने वाला पहला गुप्त शासक या प्रमुख गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त ने अपने दरबार में विद्वानों व कलाकारों को आश्रय दिया और उसके दरबार में नवरत्न थे। और नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, कौन कौन थे भैया? कालिदास थे, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, वररुचि, वराहमिर और खटकपारा, ये कौन थे? इनके नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आप इसका क्या जवाब देंगे? फाहियान भारत आया था। कौन भारत आया था? फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे मार्क करना आप। इसे क्या मार्क करेंगे आप? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो इनके शासनकाल में कुछ प्रमुख रचनाएं भी हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? जैसे विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। विशाखादत्त ने किसकी रचना की थी? मुद्रा राक्षस की रचना की थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु श्रृंगार और मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। तो कालिदास के द्वारा की गई पहली रचना कौन सी थी? मालविकाग्निमित्रम थी, जिसमें अग्निमित्रम की कहानी का उल्लेख है। किसकी कहानी का उल्लेख है? अग्निमित्रम की कहानी का उल्लेख है। आप इसे याद रखेंगे कि कालिदास की पहली रचना का नाम क्या था? कालिदास की पहली रचना का नाम मालविकाग्निमित्रम था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो शूद्रक ने कौन सी रचना, शूद्रक ने क्या लिखी है? शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और वात्सायन ने लिखा है कामसूत्र। वात्सायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। वराहमिहिर ने सबसे पहले पता किया था कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को जमीन पर चिपकाए रखती है, जिसे आज हम न्यूटन के नियम से जानते हैं। उसे सबसे पहले किसने पता कर दिया? वराहमिहिर ने ही पता करके बता दिया था। ठीक है, तो गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है और इनके सम्मान में पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह का इनके सम्मान में ही प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। किसके सम्मान में? आर्यभट्ट के सम्मान में। आर्यभट्ट कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गुप्त काल के। कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गुप्त काल के। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना है जिस पर अभी तक जंग नहीं लगी है। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना है जिस पर अभी तक जंग नहीं लगी है और ये आज कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और बहुत से विद्वान कहते हैं इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो मेहरौली का लौह स्तंभ के विद्वानों के अनुसार किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जो कि आज कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। जो कि आज कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गुप्त काल की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। आप इसे याद रखेंगे। गुप्त काल की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, तो देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद प्रसिद्ध शासक कौन कौन हुए थे? कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे थे और इनके शासनकाल में हूणों का आक्रमण होना शुरू हो गया था, जिसे स्कंदगुप्त व कुमारगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका। लेकिन बाद के गुप्त वंश के अधिकारी हूणों के आक्रमण को नहीं रोक पाए और गुप्त साम्राज्य बुद्धगुप्त के समय में विघटित होने लगा था। ठीक है, कब से विघटित होने लगा था? बुद्धगुप्त के समय से ही विघटित होने लगा था। ठीक है, देखो भैया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। आप इसे याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना इसे इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त कौन था? कुमारगुप्त का पुत्र था, जिसने लगभग 12 वर्षों तक शासन किया था। स्कंदगुप्त ने लगभग 12 वर्षों तक शासन किया था और कहोम अवलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपन कहा गया है। कहोम अवलेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? शक्रोपन कहा गया है। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना कि कहोम अवलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपन कहा गया है। क्या कहा गया है? शक्रोपन कहा गया है।
इसके अलावा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। किसकी उपाधि? परम भागवत की उपाधि। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें अजंता व एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थी। अजंता व एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ये हैं किससे संबंधित? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा देवगढ़ में दशावतार मंदिर बनवाया गया, श्रीपुर में लक्ष्मण मंदिर है, उड़ीसा का रत्नागिरी मंदिर है और सुल्तानगंज के समीप बुद्ध की कांसे की प्रतिमा भी इन्हीं के शासनकाल में यानी कि गुप्त काल में ही बनवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ अभिलेख हैं जो कि अलग अलग शासकों से संबंधित हैं। कौन कौन से अभिलेख? जैसे कि बिलसड़ अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? बिलसड़ अभिलेख किससे संबंधित है? बिलसड़ अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन विष्णुवर्धन से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है और पूना ताम्रपत्र अभिलेख प्रभावती गुप्त से संबंधित है। और पूना ताम्रपत्र अभिलेख किससे संबंधित है? प्रभावती गुप्त से संबंधित है। तो ये अभिलेखों को आप याद रखेंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे कि जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है। आप मुझे जवाब देंगे कि जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है। इसे मैं करा चुका हूँ आपको मौर्य वाले चैप्टर में। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट में जवाब देना। देखते हैं, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। तो प्रभावती गुप्त जो थी, जो कि पूना ताम्रपत्र अभिलेख प्रभावती गुप्त से संबंधित है, आपको ये पता है। और प्रभावती गुप्त कौन थी? ये थी चंद्रगुप्त की द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह रुद्रसेना द्वितीय से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेना द्वितीय से इनका विवाह हो गया था। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। तो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। तो गुप्त वंश बस इतना ही है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।